साल पहले एक इसी बीमारी आ रही थी। उस टाइम पे उस बीमारी का नाम लेके ना वीडियो बनावा थी तो भी वीडियो डिलीट हो थी, और आपका नाम ले जाते वीडियो में तो भी वीडियो डिलीट हो थी। आपका नाम भी कुछ और ही लेना पड़ा था। ई फिर दोबारा तो वो बीमारी आने लगी है, अखबार में भी, टीवी पर। बीमारी की बात मतलब वो नाम ही दोबारा तो फिर चर्चाओं में आ गया। हाँ। कि भाई अस्पताल बनने लगे, बेड लगने लगे, पंजाब में भी आदेश दे दिए, जबकि और दूसरी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी। मतलब सारे वो चीज दोबारा तो वो पूरा ड्रामा का इसका, वो पूरी बीमारी का इसका वो नुकन हो गया, चालू हो गया दोबारा तो। लेकिन ईब सबसे बड़ी चुनौती जो है वह यह है कि उनने एक महामारी के नाम पर समझौता भी कर लिया, और उस समझौते में जो कुछ है वो वीडियो में आप बताते भी रहो, आप ज्यादा जिक्र भी नहीं करा। ईब अगर दोबारा तो वो धक्काशाही चली, या फिर दोबारा तो वो बीमारी आएगी दोबारा तक, टीवी के माध्यम तक, अखबार के माध्यम तक लोगों तक में बात आ गई, तो फिर किस तरह समाज ने बचा पाओगे, या फिर किस तरह लोगों ने बचाओगे? पहला उसका अगर जब मैं पूछूं, कोई एक आदमी जो यहाँ बैठा है भाई, किस को लगता है सरकार बढ़िया जो बीमारी है उसमें ठीक काम कर रही है? कोई है एक आदमी तना ठीक लगे? क्या चीज? मान लो अगर मैं सोच लेता हूँ, मैं पत्रकार हूँ और आप वीआईपी जगह पे बैठे हो, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी आशीष जी जरा बताइए, आपको चलो चेहरे के भाव से बता देना कि नई महामारी आने वाली है, मैं सरकार हूँ मान ले, मैं आपको कह रही हूँ नई महामारी आने, तो कैसे भाव आएंगे चेहरे पे? मतलब डर आओगा, खुशी आओगी, हंसी आओगी, या महामारी आने वाली तो फिर डर आओगा कि भाई डर का माहौल होगा। इस सरकार पे इतना भरोसा है आपको? नहीं, मतलब अगर देखेंगे नहीं कि भाई कोई या सरकार अगर आपको कहे कि महामारी आने वाला है तो, और यही तो कहने लग रही फिर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ भाई आप अगर सरकार महामारी, कोई भी बंदा अपन कह रहा है सरकार अगर आपको अभी ये कहने लग जाए कि महामारी है, इसका तो भरोसा हुआ उठ रहा नहीं, इस पर तो उठ रहा है। तो यही तो कह रही फिर। चल इस मीडिया का, इस मीडिया का अगर वो कमा तो फिर तो नहीं होगा भाई। हाँ, मतलब टीवी में आप जो देखने लग रहा है, फिर सरकार जो बोलने लग रही है उसका अपोजिट हकीकत हो, मतलब मेरा मानना तो ये मानना है। नहीं, इसीलिए आप जैसे पत्रकारों की जरूरत पड़ी समाज में कि रियल बात आ जाए। भाई देखो, टीवी जो दिखा रहा है वो झूठ दिखा रहा है। अब देश के लोग और ये पत्रकार महोदय हमसे उसी टीवी की बात मान के सवाल पूछ रहे हैं, बताओ। ये खुद ये कह रहे हैं कि टीवी झूठ बोल रहा है और उसकी बात पे ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर दोबारा तो हो गया तो फिर आप बचाव किस तरह करोगे? इस बार वो महामारी पसंद ही करेगी। उस टाइम पर तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने पता को नहीं था, साइड इफेक्ट की लिस्ट नहीं थी, लोग संगठित नहीं थे, अकेले पड़े थे, मोदी के ऊपर भरोसा था, सरकार को अच्छा मानते थे। इतनी सारी होने के बावजूद भी वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये भी तब था जब वो ये कहते थे कि पैदा होते ही कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू करनी पड़ेगी। वो तब नहीं लगा पाए जब तो मानस एक ही गिरफ्तार होया था। आज तो इस देश के अंदर ज्यादा नहीं कहता तो कम से कम 10,000 यूथ तो ऐसा है जो अगर एक कॉल दे देंगे तो गिरफ्तारी देने के लिए इस नाम पे आ जाएगा। तब देख क्या तहलका मचेगा। आज तो क्या है, देखो सरकार के अंदर बैठे मंत्री और ये नेता और ये जो लोग हैं, ये पूंजीपतियों के, फार्मा कंपनियों के, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पालतू कुत्ते बनकर रह गए। ये जो पालतू कुत्ते बोलते हैं ना, तो लोग हंसते हैं। पहले कुत्ता भौंकने पर आदमी इरिटेट होता था, चिढ़ता था, उसको भगा देता था। अभी ये लोग क्या है, मतलब हंसते हैं कि देख क्या बकवास करे जा रहा है। इनके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ संगठित होकर नहीं रह रहे। तो असल में क्या है, अब लोगों को पता है। अब ये जो पालतू लोग हैं, इन लोगों को तो ऊपर से आदेश आया है कि तुमको इतनी तारीख में, मैंने आपको शायद बताया होगा कि 25 मार्च के बाद एक नई महामारी, एक नया वायरस आएगा 2025 में। वो अभी वायरस आएगा। और कमाल की बात यह है कि वो किस महीने में बीमारी के आने की बात कर रहे हैं, आपको अगर ध्यान हो, वो उस महीने में बीमारी आने की बात कर रहे हैं जिस महीने में कभी बीमारियां आती ही नहीं। आज के टाइम पे अगर आपको दस्त, उल्टी, चक्कर आना, पेट दर्द होना या ऐसी कोई बीमारी आएगी या जी मचलने वाली, तो केवल तब आएगी जब आप पेट भर के खाना खा लोगे। क्योंकि ये जो समय है, ये हमारे जो मतलब अंदर जो एक तरह से वो नहीं, जठराग्नि तो मंद हो जाएगी हमारा ना, जो कफ है, जो अभी जमा हुआ था पिछले समय में, वो कफ अब पिघलने का समय है।
अब ये पिघलेगा तो शरीर की जठराग्नि कम पड़ेगी, वो वहाँ यूज हो जाएगी। तो इसीलिए कम भोजन करने के लिए बोला जाता है कि आप जितना आपको भूख जितनी है उसका आधा खाओ, आप बिल्कुल कुछ भी बीमार नहीं पड़ोगे। यहाँ बीमार वही पड़ेगा जो ज्यादा खाएगा। अब ये मालूम है, ये तो हमारे तो घरों में परंपरा ही थी इन दिनों में थोड़ा बहुत उपवास करने की या छोटा मोटा इस तरह से चलने की, लेकिन आज कोई बीमारी ऐसी नहीं आती जो लक्षण है इस बीमारी के इन दिनों में। लेकिन ये क्यों लेके आ रहे हैं? बेसिकली ये फिलहाल जैसे अभी ब्लैकआउट करके इन्होंने टेस्टिंग किया था, बेवकूफों की टेस्टिंग की थी ना, तो ऐसे ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसके ऊपर बढ़िया से बोलेंगे। जैसे आप लोग ने अपने फेसबुक पे लिखोगे अगर और हैशटैग लगा के कुछ लिखोगे तो वो वाले जो फेसबुक अकाउंट हो गए, यूट्यूब अकाउंट हो गए, उनकी वो निशानदेही कर लेंगे। तो अगली बार जब उनको मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी होगी और अगले समाज को जब झूठ फैलाना होगा तो उन चैनल्स के ऊपर ठा 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 1 हफ्ते का बैन लगा देंगे। उन चैनल्स पे 1 हफ्ते का बैन लग गया, लोग कहेंगे अरे यार निडर इंडिया पे कोई वीडियो नहीं आ रही, देवेंद्र भाई कुछ नहीं बोल रहे, इस पे क्या चक्कर क्या है यार, असली बात का पता ही नहीं चल रहा। तो वो सोचेंगे शायद अगर नहीं बोल रहे तो ये सच्चाई होगी। तो ये उसकी बेसिकली उसकी फील्डिंग लगा रहे हैं। पहली बात तो ये वो बात होगी शेर आया फिर अचानक से हाँ वो आ जाएगा। एक तो ये फील्डिंग लगा रहे हैं, पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु जो है उनके ऊपर से ड्यूटी लगी है। और तीसरा बिंदु ये है इनको पता है कौन से बैच के वो लगवाए थे, अब उनके साइड इफेक्ट आने चालू होंगे। ये बात हम बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं कि जब साइड इफेक्ट आएंगे उस साइड इफेक्ट का ठीकरा किसी चीज के सिर तो फोड़ना है। तो अब इनको मालूम है कि जिसने 2021 में लगाए थे वो 2024 तक निपटना शुरू हो लिए, जो 22 में लगाए थे वो 25 तक निपटना शुरू होंगे निपटना। अब निपटने का ये सिलसिला चलेगा लगभग 7 साल तक। तो जिसने 2023 में लगवाए थे तो 23 से लेके 2030 तक 7 साल तक ये निपटना चालू होगा। तो 2030 तक मैक्सिमम लोग अपना पक्के ठिकाने पे पहुंच चुके होंगे। तो मतलब उनका पक्का इलाज इन्होंने कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट ने सभी हिंदुओं को अच्छे से या तो नपुंसक बना दिया है या फिर वो वैसे ही हिजड़े हैं ही हैं जो से उसको सपोर्ट करने वाले। लेकिन मैं जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि भाई उस टाइम पे इतनी धक्काशाही नहीं थी। अगर धक्काशाही थी तो ये जो कानून बना के आए या फिर जो ये संधि ये लेके आए हैं, इसमें जो आप बता रहे कि भाई किसी के धक्के से भी ठोक देंगे, जबरदस्ती होगी, तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। ये संधि केवल शहरों में लागू होने वाली है और या जिन गांवों में शहरों का कल्चर है वहां लागू होने वाली है। गांव इस संधि से मुक्त रहेंगे। अच्छा। अब क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है इसीलिए गांव की कल्चर को दोबारा से डेवलप करने, भारत को भारतीयता के हिसाब से आगे लेकर जाने और इसी संधि के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए हमने जनता सरकार मोर्चा ने गांव फफड़ाना से इस मुहिम की शुरुआत करी है कि गांव को जोड़ना चालू करें। गांव को जोड़ने का मतलब क्या है? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको गांव का पैसा गांव में रखना है, बल्कि गांव की पूरी व्यवस्था, यानी अगर गांव में किसी का झगड़ा हो तो उसे कौन निपटाएगा, गांव में किसी का काम नहीं चल रहा है तो कैसे निपटेगा, कोई बेरोजगार है उसका काम कैसे होगा, शिक्षा कैसे चलेगी, स्वास्थ्य कैसे चलेगा, ये पूरी व्यवस्था गांव मिलकर करेगा। और उसके लिए निडर इंडिया चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम ही शिक्षा क्रांति निडर JSM है, जिस पे आप जाकर देख सकते हो कि आपको भी अपने गाँव पर अगर काम करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, शहरों में बसा हुआ ज्यादातर जो परिवार हैं वो सारे गाँव से गए हुए लोग हैं और उनको पता है कि वो गंदगी में रह रहे हैं, उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। गांव जैसे ही उनको ऑफर करेगा कि मेरे गांव में तुमसे ज्यादा सुविधा है, अगर मान लो गांव फफड़ाना ये बता दे कि असंध से अच्छी एजुकेशन है, असंध से बेटर रोजगार के साधन है, असंध से शुद्ध हवा है, असंध से ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल, तो गांव में जाकर असंध कौन रहेगा फिर, करनाल कौन जाएगा फिर तो गांव में मतलब ही नहीं है। तो जब गांव ऑफर करेगा उनको वो सारे चीजें तो गांव मजबूत होना शुरू होगा, तो शहर का आदमी वापस आएगा। शहर का आदमी आज भी उसके अंदर गांव बसता है, कभी भी देख लेना। मतलब आप ये बता दोगे ना कि ये लस्सी की जो बोतल है ये गांव से आई है, तो मतलब उसकी जीभ लपलपाती रहेगी, भाई चाहे कितना पेट भर रहे हो एक गिलास तो दे ही दे। मतलब गांव से आई हुई चीज के ऊपर आज भी उसका ऐसा मन है कि वो अपने आप को तोड़ नहीं पाया है, भरोसा है उसको, वो ओरिजिनल चीज तो चाहिए लेकिन वो करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको कुछ और दिखा दिए गए सपने। तो असल में मांसपेशीय ऊर्जा क्यों जरूरी है, शरीर का काम करना क्यों जरूरी है, उसके क्या लाभ हैं, ये वही लोग जानते हैं जो लोगों ने इन पे काम किया है, जो लोग काम कर रहे हैं। तो वो हम करने जा रहे हैं। और अभी आपको मैं ये अपने गांव में बैठने के पीछे पर्पस यही था कि
अगर हम शुरू में करते तो हमारी बात पर लोग यकीन नहीं करते, पर हमने पहले लोगों को ये बताया कि हमें ये काम करने हैं, 3 साल तक लगे रहे, अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आ गए, तो जो जो पूरे देश में जनता सरकार मोर्चा या हमारी बातों से सहमत हैं और उनको अपने गांव में वो काम करना है, तो उनके लिए हमने ये मुहिम शुरू करी है कि भाई एक काम करो, जो व्यक्ति अपने गांव पर काम करना चाहता है वो आकर के मेरे को यहाँ मेरे गांव में प्रैक्टिकल करने के लिए आ जाओ, आसपास के गांव में जाके हम उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, वो प्रैक्टिकल को अपने गांव में इंप्लीमेंट कर लो, वहां आपको मदद करने के लिए फिर हमारे साथी दूसरे साथी बुला लेंगे, और इस तरह से हम एक वो जो गांव दर गांव जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो सिलसिला था वो चेन चल पड़ेगी, तो उसके बाद भारत वापस जुड़ना शुरू होगा। असल जो टारगेट है हमारा वो ये है कि प्रत्येक घर उत्पादन आधारित हो जाए। मान लो हर घर में उत्पादन होता हो, गांव का पैसा बाहर ना जाता हो, किसी को सरकार से पेंशन ना लेनी हो और किसी अधिकारी के ऊपर हम किसी चीज के लिए निर्भर ना हो। उसके बाद गांव में कौन पुलिस वाला घुस जाएगा भाई, कौन सरकारी डॉक्टर घुस जाएगा, कौन लगाने वाला घुस जाएगा, कौन संधि घुस जाएगी, और उसके बाद गांव बैठ करके पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर से भी पूछेगा, राज्यपाल से भी पूछेगा, तहसीलदार से भी पूछेगा, एसडीओ से भी पूछेगा, एसएचओ से भी पूछेगा कि तुम इस भारत के हो कि इंग्लैंड की राज के अधीन हो, भारत के हो तो तुमको भारत सरकार ने आदेश दिया होगा, भारत सरकार का आदेश दिखाओ। क्योंकि पुलिस वाले किसके अंडर में आते हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्रालय किसके अंडर में आता है, भारत सरकार के अंडर में। वो कहां है, क्योंकि मंत्री, गृह मंत्री कहां बैठता है, मंत्रालय में, तो गृह मंत्री भारत सरकार के अंडर आता है। वो भारत सरकार कहां है, कभी सुना आज तक वह भारत सरकार है, वो दफ्तर भारत सरकार का दफ्तर है, वो दफ्तर नहीं। आपको राज्यसभा सुनी आपने, लोकसभा सुनी आपने, प्रधानमंत्री कार्यालय सुना, राष्ट्रपति कार्यालय सुना, गृह मंत्रालय सुना, दूसरे मंत्रालय सुने, सारे दफ्तर सुने। भारत सरकार का दफ्तर बताओ क्या है, जितने दफ्तर है भारत सरकार के अधीन है, वो भारत सरकार कहां है, जिसके अधीन तुम हो वो क्या है। ये सवाल जब भारत सरकार पूछेगी भारत सरकार के अंडर आने वाले प्रधानमंत्री से, तो असल में है क्या भारत सरकार, मैं हूं, तुम हो, ये है जो आदमी अपनी व्यवस्था पर आधारित है और भिखारी नहीं है। ये आपको भिखारी क्यों बना रहे हैं, आपको बीज पे सब्सिडी देना, पेट्रोल पे सब्सिडी देना, गैस पे सब्सिडी देना, पेंशन देना, स्टाइफंड देना, स्कूल में बस्ते देना, वर्दी देना, चप्पल देना, ये सरकार एक नया कार्ड बना देना, ये आपको भिखारी बना रही है। भिखारी सरकार नहीं हो सकती ना, सरकार तो देने वाली है। असल में आपकी सोच को भिखारी की सोच बनाना और आपके आत्मविश्वास को तोड़ना कि आप तो भिखारी हो, 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हो। तो अब वो भिखारी आदमी कैसे पूछ लेगा सच्चों से कि तू साले मेरे अंडर आता है है? उससे तो यही पूछ पाएगा जो दे रहा। अब मुझे या जो व्यवस्था ये चल रही है, या भी तो रग रग में जमगी लोगों का, कोई बात नहीं, रगने में समय लगा, निकालने में समय लगा, अपने पास ऐसी डोज है, एक बार टीका लगा सब फेंक देगा बाहर, उल्टी करवा देंगे सारी, कोई टेंशन। समझ का टीका बड़ा गजब टीका होता है। जब समझ का टीका लगता है और जब इस मैट्रिक्स से बाहर निकलता है आदमी, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो पिछले 9 साल का एक्सपीरियंस मैं अगर आपसे शायद शेयर करूं और बताऊं, मैक्सिमम पॉपुलेशन इस मैट्रिक्स को समझ चुकी है। मैक्सिमम आप जाकर किसी से पूछो गांव में, सभी समस्याओं के विषय में गांव के आदमी को समाधान का पहले से पता है। वो बताएगा ऐसे पहले होता था यार, ये चीज ठीक होती थी, ये ऐसे ठीक थी, ये ठीक थी, ये गलत हो गया, गलत, उसको सारा पता। ठीक, अब उसे ये भी पता है कि इसको सरकार कर रही है, उसको ये भी पता कंपनियों की मदद से कर रही है, उसको ये भी पता है कि ये ठीक होना चाहिए। उसे ये बताना है मोर्चे को खोलिए, मोर्चे वाले हम उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको करने कोई और नहीं आएगा, कोई और तो इसे खराब करने आएगा, ठीक ये तुमको करना पड़ेगा। अब उसको ऐसा एजुकेशन दे दिया कि वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा, तो उसको ठीक करना नहीं आता, तो फिर एजुकेशन कैसी हो कि उसे ठीक कर सके, वो समझ देनी है। वो समझ देने के लिए ही गांव को प्रैक्टिकल के रूप में हमने चालू किया है कि इधर से देखते रहो निडर इंडिया पे क्या चल रहा है और अपने गांव पे चालू कर दो, या फिर यहाँ आके सीख लो। यहाँ आकर के तो सीखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ घंटा भर 2 घंटे की बात होती है, वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है कि वहां कुछ चल रहा है। अब आज जो 4 दिन यहाँ हुआ वो किसी वीडियो में थोड़ी है, यहाँ 4 दिन क्या चला, क्या बातचीत हुई, क्या कन्वर्सेशन हुआ, वो तो प्रैक्टिकल यही मिलेगा आपको। 4 दिन के बाद आखिरी दिन एक वो मतलब मीटिंग हुई, उस मीटिंग का 1-2 घंटे का वीडियो आपके सामने आएगा। खाली वो आपके सामने सिर्फ ये वीडियो आएगा जो
फाइनल लाइन है। जो बातचीत अभी अभी हम यहाँ बैठे थे, इससे पहले जो बात चल रही थी कितना समाधान पे ऊपर, मोनू किधर है? वो मोनू की टीम कहाँ गई? वो नीचे गए हैं। और नहीं है तो आवाज लगाइए, अगर नीचे हो तो बुलाइए उन्हें, नहीं हो तो अच्छा जालिए। अब वो टीम है, अब उन्होंने अपने गाँव के अंदर क्या खेल, पता है कितना बड़ा खेल खेला उन्होंने, मतलब खेल तो नहीं कहूंगा, कितना बड़ा क्रांति का आगाज किया उन्होंने। उन्होंने सरपंच को बोला कि अगर फालतू बोलेगा तो तेरे खिलाफ भी हो जाएंगे हम। अच्छा। गांव वालों को बोला कि ये जो 3.5 एकड़ जमीन है, ये जमीन हमारे पास गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो हमारे को ये बच्चों को, यूथ को अपनी ऊर्जा को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए दे दो। और उसकी नीलामी हुआ करती थी। नीलामी करने के लिए स्कूल का मास्टर, गांव का सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी आए हुए हैं। और गांव के लोगों को खड़े होकर के गांव वाले बोल रहे हैं जी हम नीलामी नहीं होने देंगे। अच्छा। वो बोले नीलामी क्यों नहीं होने देंगे? तो ये अपने साथी उनसे पूछ रहे हैं, JSM वाले साथी सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब पहले ये बताओ ये जमीन किसकी है? बोला जी आपकी। गाँव आपकी मतलब? बोला जी गाँव की। गाँव की जमीन है, इसका जो पैसा है, ये जो है, ये किसके पास जाएगा? गाँव के पास। अधिकार किसका है? गाँव का। तो तुम कौन होते हो फिर उस पर नीलामी करने वाले? नीलामी करनी होगी ना, हम अपने आप कर लेंगे, जो लेना होगा हम अपने आप ले लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। अच्छा। हम ये सरपंच सरकार के अधीन थोड़ी है, सरपंच ये गाँव का है, तुम्हारा नहीं है, तो तुम जा सकते हो, मोस्ट वेलकम, हम अपनी ले लेंगे। और तुमने नीलामी कर भी दी तो कल वहाँ ट्रैक्टर चलेगा। तो आज वो यहाँ आए हुए थे, ये कल ही की बात है। अच्छा। आज वो यहाँ आए हुए थे, पूरी टीम उनकी। ठीक है। और वहाँ गाँव में आधी टीम वहाँ है, मतलब आधी टीम यहाँ आई थी, आधी वहाँ, आधी टीम वहाँ ट्रैक्टर चला रही है वहाँ। अच्छा। तो वो पूरा समतल करके एक स्टेडियम बना लेंगे, अपना स्टेडियम। वो बोले हमको तुम्हारी जरूरत तब होएगी जब हमें सरकार से एक ईंट, बजरी, पत्थर ये चाहिएगा। आप गांव से टैक्स का, पैसे का कैलकुलेशन करो कि आपने ये स्टील का गिलास खरीदा है तो इस पे कितना टैक्स दिया, आपने मोबाइल खरीदा कितना टैक्स दिया, ये सामान खरीदा कितना दिया, जूते खरीदे, कॉपी, पेन, ये सब खरीदा कितना टैक्स दिया। वो टैक्स का पैसा अगर आप ना दो तो आप लखपति बन जाओगे साल 2-3 साल के अंदर, पूरा गांव का हर व्यक्ति। मतलब टैक्स जितना दे रहे हो, जितना टैक्स दे रहे हो उसमें से कैलकुलेशन तो, हाँ, अपने कमाई का, आप जो भी आदमी सुन रहा है, अगर पूरी तरह से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, सेस, स्वच्छता टैक्स, फलाना टैक्स, लेटरिन टैक्स, मूत्र टैक्स, ये सारे टैक्स चेक करो। ये सारे टैक्स देने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आप अपनी इनकम का लगभग 70 से 80% पैसा टैक्स के रूप में देते हो। 70 से 80% कमाई, यानी अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो महीने का 70,000 रुपया आप उन चीजों का देते हो जो आपको, जिसकी आपको सुविधा मिलनी चाहिए। 20 से 30 रुपए पे हम 70 से 80 रुपए टैक्स के दे रहे हैं। हाँ, और उसके भी ऊपर मैं बता रहा हूँ, उससे भी ऊपर बता रहा हूँ, 100 रुपए में से कह रहा हूँ मैं, 100 रुपए कमाते हो तो उसके बाद उसमें से 70 से 80 रुपए आप टैक्स के रूप में दे रहे हो। और उसके बाद अपने बच्चे की पढ़ाई की खुद जिम्मेदारी ले रखी है, उसके हेल्थ की जिम्मेदारी भी आपकी है, उसको एक्सीडेंट हो जाए तो भी जिम्मेदारी आपकी है, कुछ और दिक्कत हो जाए, न्यायालय में जाना हो तो पुलिस वाले को पैसा भी आपने देना है, उस टैक्स के पैसे में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो शहर को मिलेगा। गांव से इकट्ठा करते हैं और शहर को देते रहते हैं, गांव से इकट्ठा करते हैं, शहर को देते रहते हैं। अब तो वो गांव को खत्म करने के पीछे क्या टारगेट होगा? गांव खाली करना है ना, जमीन उपजाऊ है, वो बोएंगे, वो गुलाम करेंगे यहाँ के लोगों को। असल जो टारगेट है इस पूरे गेम का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाया है, इस दुनिया के अंदर केवल भारत और चाइना, या जो एशिया का जो साउथ का हिस्सा है, केवल वो एरिया है जहाँ सारी वनस्पति हो सकती हैं, सारे मौसम हैं, खुल के धूप, हवा, पानी, रेत, बजरी, समंदर, सब कुछ वहाँ पर है, पहाड़, सब कुछ है, बर्फ भी पड़ती है और बिल्कुल 50 डिग्री के लेवल पे भी चला जाता है। ये जीवन जीने की सबसे उपयुक्त जगह है। अब नॉर्वे चले जाओ, फिनलैंड चले जाओ, जिनको आप एजुकेशन में बहुत बढ़िया देश मानते हो, वहाँ तो 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। बॉडी क्लॉक जो है वो 12 घंटे की है, ठीक, तो आपको 12 घंटे मतलब अंधेरा, 12 घंटे रोज मतलब रोशनी, तो अब उसके हिसाब से शरीर के सारे अंग काम करते हैं, जितने भी काम है, जो मतलब हम लोग ने ये कहा है ना कि 8 पहर होते हैं, 4 पहर दिन में, 4 पहर रात में, तो 8 पहर के हिसाब से आपके शरीर के जो 8 मेजर अंग हैं, वो सारे के सारे काम, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3-3 घंटे का, 3 घंटे हार्ट काम करेगा, 3 लीवर काम करेगा, 3 ये लंग्स काम करेंगे, इस टाइप से, ठीक। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सूरज के हिसाब से हमारे बॉडी का क्लॉक बना हुआ है। ये उनको मालूम है कि यहाँ के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, तो पहले इनको बीमार करो। यहाँ के लोग
पैसे पर कोई आधारित नहीं था, सब कुछ अपना लेन देन अपना सामाजिक चलता था। यहाँ कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं, बड़े से बड़ा कांड हो जाता है और पंचायत बैठ के शाम तक निर्णय कर देती है। ये बिजी ही नहीं है, सारा दिन ठाली है, 7-7 दिन की तो शादियां करते हैं। उस टाइम पे तो 7-7 दिन तो शादियां होती थी, मतलब बारात भी जाती थी आती थी, कोई चक्कर ही नहीं। ये लोग भाग दौड़ है ही नहीं, जिंदगी मस्त चल रही है इनकी, कहीं भी जा करके बैठे हैं तो ठट्ठे ठल्ले ठल्ले चल रहे हैं। टाइम इज द लग्जरियस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जिंदगी में है, वो समय है। आपसे समय छीन लो, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, परिवार भी नहीं बचेगा, हेल्थ भी नहीं बचेगी, परमात्मा के लिए तो समय बचेगा ही नहीं, खुद के लिए नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, आपसे समय छीन लो। तो समय छीनने के लिए सारा खेल खेला ताकि आपका सब कुछ छीन लिया जाए। जब आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा तो आपको एहसास दिलाया जाएगा कि यूरोपियन कंट्रीज में या उन कंट्रीज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो फिर आप अपना गांव छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके वहां शिफ्ट हो जाओगे। वहां सब कुछ पाइपलाइन से आता है, वहां जमीनें तो दूर दूर तक है, लेकिन क्या पता 3-3 महीने तक जो है बर्फ ही बर्फ पड़ी हो। वहां पर आपको जगह जमीन बहुत ज्यादा है, आदमी बहुत थोड़े हैं, तो वहां आपको वो सुविधाएं दे रहे हैं ताकि आपको लगे अरे एनवायरमेंट बड़ा, अरे एनवायरमेंट का क्या, मानस ही नहीं है तो एनवायरमेंट तो क्या खराब होएगा। और एनवायरमेंट भी ये मशीनों ने ही खराब किया। सारी मशीनों की टेक्नोलॉजी कहां से आई? इजराइल से, यूरोप से, इन जगह से ही तो आई है। हमारे यहाँ से तो टेक्नोलॉजी, हम लोगों को सारी टेक्नोलॉजी का पता था, हम लोगों को सब कुछ पता था यार। जो लोग मतलब ऐसा लोहा बना दें जो कभी जिस पे जंग ही ना लगे, ऐसे भवन बना दें जो अंदर से ठंडे रहें गर्मियों के अंदर और गर्म रहें सर्दियों के अंदर, जिन बिना उसके भवन निर्माण कला के कैसे संभव है, इंजीनियरिंग के बिना कैसे संभव है। ऐसे पुल बना दे जो कहीं 100 साल चल जाएं, और आजकल के पुल बनाते बनाते निमट लेते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी वाले लोग जिनको मतलब सोना कैसे निकालते थे वो लोग, भाई अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वो कैसे बाकी धातुओं से काम करते होते थे। लेकिन उनको ये पता था कि मशीनें कितनी खतरनाक होती हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो इसीलिए उन्होंने मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया और समय बचा कर रखा, और हर आदमी को काम मिले और हर हाथ को और हर घर को काम मिले, तो वो तरीका अपनाया। इसलिए अब वो जो यूरोपियन लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि इनकी अगली पीढ़ी को तो बुला लो यहाँ पर, और हम चलेंगे अब वहाँ पर। इनके बूढ़े मर चुके होंगे, बच्चे जो हैं वो आगे बच्चे पैदा कर नहीं पाएंगे, जो पैदा करने लायक है उनको बुला लो यहाँ यूरोप में, पैदा करने वाले वहाँ पहुँच गए, ये खाली हो गया, अब उनका राज आएगा। तो अब जो अंग्रेज यहाँ राज करना चाहते थे, अब वो इनडायरेक्टली हमारे जो काले अंग्रेज जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर नेता बनकर घूम रहे हैं, और जो ये सरकारी नौकरी के रूप में जो गिद्ध बैठे हैं, भेड़िए बैठे हैं, इनकी मदद से हमारे सब चीज़ों को खाली करने का ये गेम इसलिए है ताकि वो फिर से राज करने के लिए आ सकें। बल्कि आए ही हुए हैं। आप उन्हीं की शिक्षा पद्धति, उन्हीं के हेल्थ, उन्हीं के सिस्टम से काम कर रहे हो। आप जब इस तरह की बात करो तो बहुत से लोग ये मानना है कि भाई, बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि ये तो 100 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं हमने। कैसे बताओ 100 साल पीछे कैसे? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप बीमार जैसे आज के टाइम पे आप तरक्की पसंद लोग हो, 100 साल पहले की, मैं 100 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी की भी आप क्या चाहते हो? आप पूरा घर में सारे बीमार रहें या कोई भी बीमार ना हो? क्या चाहते हो? कोई भी बीमार ना हो। आप क्या चाहते हो कि आपका झगड़ा, आप कोर्ट में जो है 20-20 साल तक मुकदमा लड़ते रहे और फिर भी न्याय ना मिले, या फिर न्याय आपको एक दिन में मिल जाए? एक दिन में मिल जाए। क्या चाहते हो कि आप तरक्की पसंद हो, बढ़िया कपड़े पहने हो लेकिन अंदर से डिप्रेशन में हो? ये चाहते हो? या कपड़े बेशक फटे हो लेकिन मस्ती हो? क्या चाहते हो? खुशी हो। ठीक है। क्या चाहते हो कि 2 करोड़ की गाड़ी हो, कमर में भी दर्द हो, गर्दन भी दुखती हो, सर्वाइकल भी हो, आंख पे चश्मा चढ़ा हो, और अंदर जो है फेफड़े खराब हो, लीवर का और उनका डायलिसिस पे बैठा हो, वो चाहिए किडनी का डायलिसिस? या फिर आप ये चाहते हो कि बीमारी कोई ना हो, ससुरा साइकिल पे चलना पड़े, चाहे गाड़ी रेड़े पे चलना पड़े? भाई क्या चाहते हो? पैदल चलना पड़े लेकिन बीमारी ना हो। क्या चाहते हो कि आप बर्गर, पिज्जा, कबाड़ खा करके अंदर से पेट फूला रहे, कब्ज बनी रहे, कुछ भी ना हो, शरीर बीमार रहे, वो चाहते हो? या कि देसी ओरिजिनल खाना खा करके हेल्दी रहना चाहते हो? हेल्दी रहना चाहते हो। फिर मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि आगे लेके जाना चाहता हूँ? आगे लेके। ये तो तय आप करो ना भाई। देखो, आप अगर मेरी उस बात को प्रैक्टिकल नहीं ले रहे हो तो ये आपकी समझ की प्रॉब्लम है, या जो कमेंट कर रहा है उसकी समझ की प्रॉब्लम है। मैं आपको बीमारी के बिना जीने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको झगड़े के बिना रहने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको आपके अपने आप से मिल करके और अपने लिए समय निकाल सको और अपने परिवार के लिए समय निकाल के खुश रह करके, हेल्दी रह करके जीने की बात कर रहा हूँ। वो जिस भी तरीके से मिलती हो कर लो। तुम आगे जाके तुमको बढ़ना है ना, तुमको शहर के कबूतर खाने में, यार ये यहाँ एक एमएलए के पास इतनी कोठी नहीं होती जितना यहाँ हमारे यहाँ खाली पड़ा रहता है। डंगर बनते हैं इतने में तो हमारे यहाँ गाँव के अंदर। ये जिंदगी चाहिए या वहाँ छोटे छोटे डब्बों में रहना चाहते हो?
ये शुद्ध हवा देखो, ये गांव वाली हवा कहाँ मिलेगी यहाँ कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, खुले में ऐसे बैठे हैं। वो शहर में जाके बैठ के दिखा दो ना आप। प्रॉफिट ज्यादा है यहाँ के, प्रॉपर्टी के रेट। प्रॉफिट क्या रुपए के रेट कम। नहीं, रुपया खा सकते हो, अभी नोटबंदी हो जाए खा सकते हो, घर में अनाज पड़ा हो जाएगा कहीं। भाई देखो, सोना चांदी गाड़ी लोहा सामान ये आप खा नहीं सकते, ये आपके हेल्थ के लिए नहीं है। मैं आजकल या 10 साल बाद या 100 साल बाद कभी भी आप लोहा नहीं खा पाओगे भाई, पैसा कभी नहीं खा पाओगे आप। आपको अल्टीमेटली खाना अनाज ही है। आप कितनी तरक्की कर लेना, अनाज खाने के बाद जो एक्सक्रीटा में जो लैट्रिन निकलती है वो नहीं खाना शुरू कर सकते तुम। लेकिन दिल्ली वालों ने आपकी लैट्रिन के पानी को साफ करके पिलाना जरूर चालू कर दिया है। उसको तरक्की बोलोगे क्या? लैट्रिन के पानी को पीना, उसको तुम तरक्की बोल रहे हो यार? उसमें तकनीक का तो कमाल है ही। आजकल अच्छा, मतलब मशीनें आ गई, लोग लैट्रिन का पानी पीते हैं। आधुनिक मशीनें आ गई कि लैट्रिन का पानी। देखो कमाल की बात यह है, एक मशीन आई जिसने आपके फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री से जो गंद निकला उस गंद को नदी में डाल के नदी का पानी पहले खराब कर दिया, नदी में पीने लायक पानी बचा नहीं। फिर आपने लैट्रिन अपनी खुद खड्डा खोद के अपने घर में ही खड्डा खोद लिया लैट्रिन का, उसमें उस गू ने साफ करके उसमें तो पानी निचोड़ के पीने लग रहा है। उसने टेक्नोलॉजी का है यार। तो पानी खराब ही क्यों करा तने? तनु पूछ तो लो, तने नाश क्यों करायो? आज वो न्यू कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा पानी बचाना चाहते हैं, सरकार ने पानी बचाना चाहते हैं। सफेदे क्यों ला रखे हैं फिर खसम? ये तो सारा पानी पीने लग रहे। नमस्ते, बजा रहे हो? बाय बाय। ये सफेदे क्यों ला रहे तना? जब पानी इतना तो न प्यारा था। तो जब तुम ये पेस्टिसाइड डाल करके ये फ्लड जो इरिगेशन है ये क्यों दे रहे हो? जब थोड़े पानी में काम चल जाएगा, नहर के पानी से जब काम चल जाता है तो तुम जमीन से पानी क्यों निकाल रहे हो? ये असल में क्या करते हैं, आपने कभी अपने गांव से पूछना, 30-40 साल पहले अपने गांव के अंदर पोल्यूशन या कचरा या प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं होती थी, कभी नहीं देखना आपने। खेत में से कोई सामान आया, उसमें से जो छिलका उतरा, कबाड़ उतरा, जो भी उतरा वो डंगरों के आगे डल गया। जो डंगरों के आगे डलना नहीं वो उनके मंडी आड़े में पड़ गया या उसमें डल गया, वो गड़ के डंगर उसने खा लिया। डंगरों ने और मानस ने जो भी निकाला वो खेत में काट आए, और खेत से जो मिला वो घर ले आए। अनाज आया और कबाड़ गया, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई रिसाइकल, सब कुछ रिसाइकल था। पर्यावरण का नुकसान 0% था। पानी है, आपका पानी जितना इस्तेमाल किया, बर्तन धोए, कुछ भी किया, उसके बाद आंगन में ऐसे बिखेर दिया, ठीक, वो सूख गया, आंगन ठंडा हो गया, वो सूख गया, या मिट्टी पी गई। सब जगह कच्चा है, वहां डाल दिया पानी, जमीन पी गई, जमीन ने अपना स्टोर कर लिया, जब जरूरत पड़ी तब निकाल लिया। कुएं हैं हर गांव के अंदर, कुएं की हेल्थ पे अपना बाल्टी निकाली, जितना जरूरत हो पिया, नहाया, खाया, कोई वेस्टेज नहीं, 0%। आज टेक्नोलॉजी की मदद से आपने पाइप से घर में पानी तो ले गए, पानी में फ्लोराइड मिला हुआ है, पानी अननेसेसरी बह रहा है, बह करके मच्छर क्रिएट कर रहा है, वो आप बीमारियां क्रिएट कर, ना मच्छर थे ना मक्खी थे, कुछ भी नहीं था, ना बीमारियां थी। तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ मच्छर, मक्खी, बीमारी, गंदगी, लैटरिंग, मूत, सब चारों तरफ ये गंदगी चाहिए, या बिना टेक्नोलॉजी के आपको सब जगह शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण और बीमारी नहीं चाहिए? क्या चाहिए यार? आपका बच्चा मोटरसाइकिल पर 4 दिन घूम भी लिया तो क्या हो गया? एक बार उसकी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर चलने की लगा के दिखाओ, सुबह से लेकर रात तक की तेरे को मोटरसाइकिल पे चलना है। एक हफ्ते में नुका देगा, बाबा कोई और काम बता दे यार, इस पे नहीं चला जाता। आप जिंदगी में काम वो करो जो जिंदगी भर कर सको ना। वो काम क्यों करते हो जिसको करके थोड़े दिन में थक जाओ? गाड़ी चला के दिखाओ आप लगातार दिन रात, नहीं चला पाओगे, लेकिन काम कर सकते हो दिन रात। खेत में काम किया, शरीर थका, सो गए, मस्ती आई, उठते फिर लग गए, फिर कर, वो आप जिंदगी भर कर सकते हो, लेकिन ये काम सब जिंदगी भर नहीं कर सकते। ऐसा काम क्यों करते हो जो आपको बीमार कर रहा है और खराब कर रहा है? ये सोचो ना। एक बात सोचो यार, सड़कें बना दी, गाड़ियां बना दी, दूर दूर तक मैं ऐसे बोला गदा करी कड़ी खाने वाला गदा कहा करूँ मैं उसने, ठीक है, गड कड़ी, ठीक है, वो क्या मैं बोला हमने सड़कें बना दी। एक तो सड़कों वाला वो नया विधायक उनका नेता था बेचारा मनोहर लाल, लिखड़ा तो खट्टरे है, पर वो खट्टरे वर्गा था वो है, वो मतलब क्या गंदगी फैला रहे हैं। एक तो 4 लेन 6 लेन का के फायदा उठा रहे है। लेकिन बड़ी बात यह थी, बोला दिल्ली से मुंबई बोला 6 घंटे या 8 पता नहीं क्या घंटे, बोला इतने घंटे में केरे कर लेगा जाएगा। दिल्ली से देहरादून बोला 2 घंटे में पहुंचा दे। अरे क्या करेगा 2 घंटे में जाके, पहले तो बता दे।
भाई अगर आप काम से निकले हो तो इसी इतनी दूर जाकर काम क्यों ढूंढ रहे हो है? और जब आप घूमने के लिए निकले हो तो एक दिन और फालतू लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर घूमने निकले हो तो टाइम फालतू लगा लो, क्या दिक्कत है? और काम से निकले हो तो काम अपने गांव में क्यों ना ढूंढ लेते तुम? ट्रैवल करने के लिए आदमी बना होता तो उसको पंख दिए होते परमात्मा ने यार। भाई जी वो एक बात देखो, सारे पक्षियों को दे देगा, सारे कीटों को दे देगा, चील को दे देगा, बाज को दे देगा, मोर को दे देगा। जिसको जितना उड़ना है उससे पंख दे रखे हैं, जिसको जितनी दूर जाना उस हिसाब का सिस्टम हो, ऐसा शरीर दे रखा है। तेरे को उड़ने की जरूरत होती, तेरे को लगाने में उसको क्या दिक्कत? उसको उड़ा फैक्ट्री में कोई कमी है किसी चीज की? तेरे को 2 टांग दे रखी, इनके इस्तेमाल से जो कर सके वो कर ले। खाम खाई पत्थरों को तोड़ के, पहाड़ों को तोड़ के, जंगलों को काट के, सामान निकाल के नई नई आइटम बना के, वो टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, वो भूख है कंट्रोल करने की, वो कंट्रोलिंग भूख है। गांव से आपको शहर में इसलिए भगाना है ताकि सारा दिन ट्रैवलिंग पे बिता करके परिवार से लड़के अकेले फील करते रहो। आप गांव में रहोगे, अपने खेत में काम करोगे तो उस खेत के लिए जान दे पाओगे। नहीं कहोगे खेत का हाथ नहीं ला दिया, ये खाने को देता है। और जब आपने अपने बच्चों को ये कह दिया खेत में कुछ नहीं रखा, तो वो कहोगा एक्वायर ही हो जाए तो ठीक है, बिकी जाए तो ठीक है, इसने बेच के तो 2 प्लाट ले ले। हाँ, वही बकवासबाजी कराएं वो। अब जिस तरह इस प्रॉपर्टी का आप रेट देखोगे नहीं, वो शहर के फ्लैट के कंपैरिजन में बहुत अंतर मिलेगा। भाई शहर का फ्लैट आपने 2 करोड़ में ले लिया, 2 करोड़ में ले लिया, एक साल बाद वही 3 करोड़ में, वो 3 करोड़ में बिक गया। 1 करोड़ का ना तो वो 2 करोड़ खा सकता, ना मैं 3 करोड़ खा सकता, ठीक है, और ना वो 1 करोड़ तू खा सकता। उसमें इसकी बजाय तू 1 किला गांव में ले ले, उतना सारी जिंदगी खिला देगा, तेरी अगली पीढ़ियों को भी खिलाता रहेगा, ना वो कम हुआ है। 10 भी आ जाए गांव में तो क्या, मैं तो वो कह रहा हूँ कि वो, लेकिन लोग खरीद तो नहीं रहे। मैं उन गधों को लोग मत कहो यार, गधों को लोग मत कहो। मतलब वो के खावे, उन्हें जाके देख, वो जो 2 करोड़ का फ्लैट लेके 3 करोड़ का बेचा है ना, सारा दिन उनका खाना देखियो के है, सूर की तरह गोबर खावा है मेरे बटे, सारा दिन बाहर का खावा, एक भी आइटम करते नहीं खाते, कुछ भी तो कौन बोल, मतलब उनके परिवार में बोल नहीं आपस में, सारा दिन टेंशन में, अस्पताल की सारी बुकिंग रहा उनकी परमानेंट, कदे समाज का कुछ बोझ है मैं इस धरती पे। और ये आपको बहम है कि 2 करोड़ का प्लाट 3 करोड़ में बिक जाता है। ये पूरा गेम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से चलता है। वो गेम चलाते हैं कि अब यहाँ के रेट बढ़ाएंगे ताकि लोग यहाँ शिफ्ट होने चालू हो जाएं, वो अपना पैसा वहां लगा दें, फिर थोड़े दिनों के बाद वहां के बिकने बंद हो जाएंगे, फिर कहीं और चलेंगे। आसंद का हालत देखनी है ना, आज इंटरव्यू कर लेना आसंद में जाकर के, गांव वालों का ही कर लेना। आज से 10 साल पहले जब ये सरकार बनी थी तो यहाँ का वो एमएलए बोल रहा था मैं आसंद को जिला बनवा दूंगा। लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर अपनी सारी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करके शहर में लगा दी। जिन्होंने 15 साल पहले प्लाट अगर 20 लाख का खरीदा था ना, कोई 18 लाख में भी नहीं ले रहा आज के टाइम पे यहाँ आसंद के अंदर, क्योंकि पता लग गया कि जिला नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो डाउन, बनेगा तो सुन लिया, बनेगा तो आसमान पे छू जाएंगे, ऐसे तरह हो गया ना। अब उसमें कमाया किसने है? देखो मैं आपको गेम बताता हूँ ये कैसे रेट बढ़ते हैं। रेट बढ़ने का तरीका क्या है? नेताजी को अगले चुनाव के लिए पैसा चाहिए, नेताजी कैसे करेंगे? या उद्योगपति जो है वो नेता को बोलेगा एक काम कर, विधानसभा में पता कर क्या क्या परियोजनाएं प्लानिंग में है। प्लानिंग में पता लग गया कि यहाँ से सड़क निकालने की योजना चल रही है, जहां से सड़क निकालने की योजना चल रही है उसका उद्योगपति मित्र वहां 100-200 एकड़ जमीन खरीद लेगा और अपने रिश्तेदारों को भी दे देगा। जैसे ही वो परियोजना 2 साल बाद आएगी वहां के रेट 10 गुना बढ़ जाएंगे, तो अब वो 10 गुना रेट में बेच के बिल्डर्स को निकल जाएगा, उसका चुनाव का खर्चा पूरा हो गया। अब बिल्डर्स को वहां पर अपना पैसा पूरा करना है तो वो उसको मैक्सिमम ये प्रचारित करेंगे कि यहाँ ये होगा ये होगा ये होगा, सपने बेच जाएंगे। वहां पिसा कौन? आम जो इन्वेस्टर था, आम जो नागरिक था जिसने अपनी मेहनत की कमाई से लोन लेके पैसा लिया, वो वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब वो बिल्डर ने आपको क्या बेच दिया? जमीन तो बेची ही नहीं, पता लग रहा है हवा में बिल्डिंग एक कमरा बना के बेच गया। मतलब उसने वो जमीन तो ली थी 2 करोड़ की, वो 2-2 करोड़ के फ्लैट बेच के उसको 200 करोड़ का बना गया। अब वो बिल्डर कभी बेच के भाग जाए, अब आपकी बिल्डिंग गिर जाए तो जिम्मेदार कौन? अच्छा, बिल्डर तो जा चुका विदेश, वो तो विदेश में जा चुका, अब वो यहाँ है ही नहीं है। अब वो अगर भूकंप में आपकी बिल्डिंग गिर जाती है तो आपको कितनी जमीन मिलेगी उस 2 करोड़ में? वो उस 2 करोड़ में उस फ्लैट में आप अपना भोजन पका के खा सकते हो? नहीं खा सकते। ऊर्जा का कोई स्रोत है, दूध का कोई स्रोत है, पानी का कोई स्रोत कुछ है वहां? सिर्फ वो डब्बा है
जिसमें आप शाम को जाकर कैद हो जाते हो। इसके अलावा कुछ नहीं है भाई, वो घर नहीं है, वो दीवारें हैं चारों तरफ जो करी हुई है। पूरा गांव बस रहा है ये, मतलब सबने अपने अपने मकान बना रखे हैं। और एक गांव का जिक्र भी आया था, वो कैथल में गांव है, पोलड़ गांव है। हाँ। उस गांव में आदेश आ गए कि भाई इसके नीचे मतलब कुछ शहर बसे है या फिर हड़प्पा सभ्यता वाले हैं, वो बकवास बात ये सारी, जितना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल बकवास है। उसकी खुदाई के लिए आदेश आ गए कि भाई आपको एक शहर में शिफ्ट कर दें या फिर आपको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, आपको गांव खाली करना है। शिफ्ट होने की बात नॉर्मलाइज हो जाए, इसके लिए पूरे देश में चल रहा है बुलडोजर चलाना, घरों को गिराना, दुकानों को गिराना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वाले आपकी रेडी पटरी को उठा लेंगे, आपके सामान को कर देंगे। एनक्रोचमेंट के नाम पर एनक्रोचमेंट का नाम लेकर के आपको दमन करना, उनकी तानाशाही को स्थापित करने के लिए खेल चल रहा है। पंजाब में 24,000 एकड़ जमीन आ गई, लुधियाना के अंदर खाली करो। इधर बंगाल में आ जाएगी, मध्य प्रदेश में आई हुई है, दिल्ली में आई हुई है, नोएडा में आई हुई है, अयोध्या में आई हुई, वाराणसी में, कहाँ नहीं आई हुई है भाई ये ऑर्डर सब जगह आए हुए हैं। इसीलिए इस गांव को जगाने की प्रोसेस चल रही है कि आप अपने गांव में सेम चीज चालू कर लो और फिर उसको आगे बढ़ा लेना। अदरवाइज हमें क्या जरूरत पड़ी थी, हमें पता है हमारे बच्चों का भविष्य बड़ा खतरे में है, तो लगे हुए हैं। लेकिन भविष्य के बारे में एक डायलॉग सुनने मिला कि भाई इतिहास के ऊपर ही भविष्य की नींव रखी हुई है। तो इसका मतलब आज हम प्रेजेंट है, आज इतिहास है, पछले की नहीं, आज के ऊपर नहीं है। वह आज जो अब कर रहे हैं ना, ये इतिहास बन जाएगा आने वाले समय में। इसके ऊपर नींव रखी जाएगी भविष्य की। जो अभी वर्तमान चल रहा है इसकी नींव है पिछले वाले पे, क्योंकि हम भी तो इतिहास ही लिख रहे हैं ना। अभी हम जो भी कर रहे हैं वो इतिहास में लिखा जाएगा ना। वो आज का समय है, इसके ऊपर नींव है भविष्य की, पिछले वाले पे नहीं है। पिछले वाले पे तो आज खड़े हम, जो हमारे बाप दादाओं ने हमको दिया उस पे हम आज हैं, जो हम आज करेंगे उस पे हमारे बच्चों का भविष्य है, ना कि पिछला। उस पे ना जाओ। वो इसलिए है। और पूरे पुरातत्व विभाग को आप फ्रॉड किस तरीके से बता रहे हो, मतलब वो रिसर्च नहीं यार जी, प्रधानमंत्री कार्यालय फ्रॉड है जी, पुलिस विभाग ही फ्रॉड है, इसको चलाने वाले लोग ही जो फ्रॉड है, तो फिर ये तत्व विभाग कौन है? अरे तो कर भी के लेगा उड़ा, मान ले उड़ा पाएगे, कोई पाया गया पुराने टाइम, उसका क्या करे? गड़े मुर्दे कौन उखाड़ता है? जिन्हें रोड़ा करवाना हो, बस सीधी सी बात है यार। थोड़ी सी बात बीत की यार। हमारे पुरखे तो घर भी ऐसा बनाते थे कि 50 साल बाद उनका नामो निशान ना मिले, इसलिए वो पक्के बनाते थे। वो चूने से या मिट्टी से या उससे ईंट भी ऐसे यूज करते थे, लकड़ी से, वो सारा यूज होता था। अगली पीढ़ी 50 साल बाद आई, उनको लगा कि पिताजी ने मकान बढ़िया नहीं बनाया था, अब डिजाइन दूसरा चाहिए, अब बच्चे 4 पैदा हो गए, तो क्या करो, सारा का सारा उखाड़ लो, सारी ईंटें, सारी लकड़ी, सारा कुछ यूज हो जाएगा, सिर्फ आपको मिट्टी लानी है, गारा में चिनाई करनी है और नया डिजाइन बना लेना है। नया डिजाइन बना लो, अगली पीढ़ी को नया अगला बना लो। या फिर वो कच्चे मकान मिट्टी के और वो सब बनाते थे, सब मिट्टी में मिल जाता था, पता ही नहीं चलता था कौन बसा यहाँ कौन नहीं बसा। क्या करना है तुमको इतिहास में वहां लिखवा के कि कौन बसा था? जब बसे हो तब अच्छे से बस लो ना भाई, जो बसन लग रहे उन्हें जी लेने दो ना भाई। उनके तो पिछला की तो इतनी चिंता हो रही, जो आज मरन लाग रहे उनकी कोई चिंता नहीं है इनमें। ये आराम को झूठे नौटंकी करने वाले डिपार्टमेंट है सारे के सारे, इनको तो लठ गणे बुंडे वाला गट्टे हम मन ने किसी नेता ने कुटूंगा, मतलब एक अफसर कुटना मेरी जिंदगी में सपना है मेरा, एक मंत्री कुटना, एक नेता, दोबारा तो फिर वो बीमारी आवे धक्का सही होगी तो फिर आ जाएगा जल्दी। मैं तो कर दूंगा किसी न किसी अफसर के दर रह पाऊंगा कान पे जेल होगी कोई, यही तो करना सब, और के इसी जिंदगी नहीं जी सकते भाई, फ्रस्ट्रेटेड। मतलब कोई बड़ा सा अफसर मिल जाए ना, चारों तरफ कैमरे चल रहे हो और फिर मैं मारू कदा कर। डॉक्टर साहब के विचार आपने सुने हैं कि भाई एक अफसर या फिर कोई नेता पीटना है, और बीमारी भी जो टीवी पे अखबार पीटना नहीं है। मैंने देखो, मेरा पीटने का कोई शौक नहीं है, मुझे इस देश को ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अच्छा, पीटेंगे, देखो पीटेंगे, लठ मारेंगे, खाल तारेंगे, मुकदमे कर देंगे, देशद्रोही बना देंगे और जेल कर देंगे और मार देंगे, इसे है ना जोन से बाहर डरे हुए भी मरेंगे एक दिन सब न करना। तो डरने नहीं है, मतलब मैं डर निकालने के लिए ये बात कर रहा हूं, ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई मैंने किसी से द्वेष या कुछ भी है। मैं कह रहा हूं तुम डर क्यों रहे हो? अपनी बात कहने से क्यों डर रहे हो यार? अपने अस्तित्व को तुम मान ही नहीं रहे हो कि तुम हो परमात्मा के बनाने हुए।
यार नरेंद्र मोदी एक से ज्यादा वोट नहीं कर सकता, गौतम अडानी एक से ज्यादा वोट नहीं कर सकता, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं लगा हुआ। एक गांव का गरीब से गरीब आदमी की ताकत, उसकी ऊर्जा, उतनी ऊर्जा लगी है परमात्मा की उसको बनाने में जितनी उनको लगी है। वो कौन है मतलब हमको बताने वाले, हमको कैसे जीना है, ये सवाल है। हमको कैसे जीना है ये मैं बताऊंगा यार, मैं कैसे जीना चाहता हूं, मेरे अंदर से जो आवाज आएगी मैं वैसे जीऊंगा ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना नहीं चाह रहा हूं कि मुझे कोई पीट के कोई आनंद आने वाला है। मजबूरी में पीटना पड़ेगा ये बताने के लिए कि देख पीट लिया, अब क्या हो गया। चलो जी, एक बीमारी से चर्चा शुरू हुई थी कि 4 साल पहले जब धक्काशाही हुई और ये जिन नेताओं की बात करें भी बीमारी ये हैं सब ये तो असल बीमारी है। ये तो बोल रहे हैं कि बीमारी आ गई मेरे बेटे, खिलाड़ी क्या हो गया बोला, क्वारंटाइन हो गया, उस टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेता का हो गया, फलाने का, क्यों अखबार में छपेगी उसका आऊंगा तो है, हमारा हो गया बोला ओके दिखाओ ना, मेरा होके दिखाओ, लिया उस नेता ने लिया मैं होके दिखाओ। और सर होना तो यो चाहिए, कुछ नहीं होता रहे, बीमारी कुछ नहीं, टेंशन ना लो, ना होगा हो शक है कोई नहीं, फिर मैं भी नहीं कह रहा हूँ पीट सकूं। भाई मैंने कुछ नहीं कहा। चलो जी ठीक है जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत